वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी भारत की जो संघीय न्यायपालिका है उस संघीय न्यायपालिका के ऊपर आज अपना जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि संरचना और नियुक्ति यानी न्यायाधीशों के बारे में कि उसकी नियुक्ति कैसे होती है वो समझेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि ये जो उच्चतम न्यायालय है उसकी व्यवस्था कैसे कैसे स्ट्रक्चर है बनता है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो संविधान का जो भाग है, ठीक है ना, संविधान के जो 22 भाग है उनमें से हम बात कर रहे हैं। तो संविधान का भाग पांचवा, संविधान का भाग 5 और ठीक है ना, भाग 5 में अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद तो आपको ध्यान रखना 1 to 4 यानी 123 से लेकर 123 से लेकर सॉरी 24 से लेकर आपको ध्यान रखना है 147 तक, 124 से 147 तक जो वर्णन किया गया है वह सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन किया गया है। यानी 1 to 3 तो पता है ना, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का पावर होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो व्यवस्था है वह की गई है। यानी जो भाग तो है, संविधान का भाग है पांचवा और अनुच्छेद की बात करें तो 124 से लेकर 127 से वह सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन करता है कि इसकी कैसे किस तरह की न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की बनावट होगी और कितने न्यायाधीश होंगे, इनकी नियुक्ति क्या होगी, ये पूरा जो वर्णन है वो हम यहाँ पे इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। और एंड तक जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में उसको मैं देखेंगे, यानी वो आपको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो स्टार्टिंग में पहले हम पढ़ते हैं कि इसकी जो संरचना है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो हमें समझने हैं और एंड में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपको बताऊंगा एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो एंड तक देखिए और स्टार्ट करते हैं संरचना के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है न्यायाधीशों में पहले क्या व्यवस्था थी। पहले न्यायाधीश के लिए जो ये तो आपको पता है कि न्यायाधीश को महत्वपूर्ण जो खंडपीठ है, ठीक है ना, खंडपीठ है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। तो अब ये प्रश्न आ सकता है कि दिल्ली में न्यायालय की ये व्यवस्था की उद्घाटन वो कब की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे 28 जनवरी 1950 दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है वो स्थापित किया गया था। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जाता है कि दिल्ली में जो उच्चतम न्यायालय की शाखा है वो स्टार्ट हुई थी, उसकी डेट क्या है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन अब देखो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और वो इम्पोर्टेंट ये है कि वर्तमान में पहले क्या था। पहले व्यवस्था थी कि 7+1 क्या था, पहले न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 8 न्यायाधीश होते थे। कितने होते थे? 8 न्यायाधीश होते थे। ये आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना है। और ये व्यवस्था है ना, ये जो व्यवस्था है वो कब थी आपको ये ध्यान रखना है, 1956 के तहत थी। अब देखो ये मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ, लेकिन अब ये प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, कितने जज होने चाहिए वर्तमान में। तो आपको मेरे हिसाब से पता होगा, आप कहेंगे 31, 30+1 नहीं, अब चेंज हो गया है 2019 के बाद। 2019 के बाद इसमें वापस थोड़ा चेंज कर दिया गया है और वर्तमान में न्यायाधीशों की जो संख्या है वह है 34, मतलब 31+1, तो मतलब 33+1 यानी 33 है। वो तो है अन्य न्यायाधीश, क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है। और एक है मुख्य न्यायाधीश, क्या है? मुख्य न्यायाधीश। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो है वर्तमान की मैंने बात करी। अब स्टार्टिंग से थोड़ा पहले देखते हैं। तो स्टार्टिंग एज जो टाइम है उसमें 8 थी, 7+1 मुख्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। और वर्तमान में आप ध्यान रखना है कि प्रश्न आ जाए 2019 के बाद की जो व्यवस्था है तब 34 है, ठीक है ना। और ये वर्तमान में हाल ही में व्यवस्था की गई है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये समय के अकॉर्डिंग जो बदलती रही व्यवस्था है, तो 1960, 1977, 89 ये समय आ सकता है कि 1960, 1977, 1985 और 2008 तक। ये जो मैंने यहाँ पे समय दिए हैं, ये समय क्या डिसाइड करते हैं? ये समय बताते हैं कि कब कब न्यायाधीशों की संख्या है वो बड़ी है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जब आ जाए एग्जाम में तो यही पूछा जाता है। तो देखो इधर थी 14, फिर 18 हो गई, फिर जैसे जैसे बढ़ती गई ना संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान रखना है
क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है तो फिर होगी 26 और इसके बाद हो गई 31, यानी ये जो व्यवस्था है 30 14 तो 13 + 1 18, 17 + 1 26, 25 + 1 31, 30 + 1, और ये 2008 के बाद लगभग अब तक यही व्यवस्था थी, लेकिन अभी थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बताई है वो न्यायाधीशों की संख्या है। क्या है? न्यायाधीशों की संख्या के बारे में, ठीक है ना। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि न्यायाधीशों की स्टार्टिंग में कितनी संख्या थी और किस तरह से क्या बदलाव हुआ, और वर्तमान में न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की टोटल संख्या क्या है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ध्यान रखना न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो होता है उसकी वरिष्ठता के आधार पर उनमें जो भी, देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश बनना है तो वरिष्ठता को देखा जाता है, सबसे वरिष्ठ है वही मुख्य न्यायाधीश होगा, लेकिन उसको उसकी इस नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उसको अनुग्रहित यानी स्थापित करता है, और इसके अलावा बाकी जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति इनकी जो मुख्य न्यायाधीश उनकी सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अब इनकी प्रक्रिया क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आपके हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ध्यान रखना न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो परामर्श के लिए जो व्यवस्था होती है वो अलग होती है, लेकिन नियुक्ति है वो अंततः राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में थोड़ा विवाद हुआ करता था, ठीक है ना। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में विवाद था। अब वो विवाद क्या था तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि 1993, आप ध्यान रखेंगे 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, यानी प्रक्रिया हम देख लेते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया 93 के बाद की जो व्यवस्था करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो व्यवस्था की गई थी वो की गई थी कॉलेजियम पद्धति। क्या की गई थी? कॉलेजियम। यानी 1993 के बाद न्यायाधीशों के लिए कि भाई कौन कौन से न्यायाधीश होने चाहिए उच्चतम न्यायालय में, ठीक है ना, और न्यायाधीशों को चुनने का काम या न्यायाधीश है वो कैसे आएंगे, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये न्यायाधीशों को जो व्यवस्था करवाई गई थी ये कॉलेजियम पद्धति के द्वारा करवाई गई, यानी न्यायाधीशों को नियुक्ति है वो कॉलेजियम पद्धति से होती है। अब कॉलेजियम पद्धति है क्या, तो ध्यान रखें न्यायाधीशों के नियुक्ति हेतु परामर्श संस्था है। क्या है? परामर्श संस्था है। आप ध्यान रखना न्यायाधीशों को नियुक्ति है वो कॉलेजियम पद्धति से होती है। अब कॉलेजियम पद्धति में आपको ध्यान रखना 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश प्लस 1 सीजे यानी मुख्य न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो व्यवस्था है वो कहलाती है कॉलेजियम पद्धति। मतलब आप एक बार गौर से समझ लीजिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें वर्तमान में 33 अन्य जज होते हैं। अब उन जजों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन कौन व्यक्ति होंगे इनके नाम की सलाह यानी उस राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है नियुक्ति के बारे में, तो ध्यान रखना कॉलेजियम पद्धति बनी हुई है जिसमें 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। ये सब मिलकर किसी व्यक्ति या किसी न्यायाधीश का नाम डिसाइड करते हैं और उसको राष्ट्रपति मनोनीत का मतलब नियुक्त करता है। तो ये नियुक्ति की जो प्रक्रिया है यानी जिसको चुनाव करना, न्यायाधीशों का चुनाव कहने का मतलब है उनको सुनने की जो व्यवस्था है वह कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होती है और उस पर फॉर्मेलिटी है वो राष्ट्रपति करता है। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये ध्यान रखना कि कॉलेजियम पद्धति है 1993 के बाद ये लागू रही थी, 98 के आगे तक बढ़ती रही, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसके बजाय एक दूसरी व्यवस्था स्थापित कर दी, यानी जो 99वां संविधान संशोधन हम मान लें तो उसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। तो एक चीज इससे पहले आप ध्यान रखना कि वो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वह
व्यवस्था थी कि वो सुझाएगा कौन कौन से व्यक्ति होंगे जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में फैसला करेंगे। तो एक वो संस्था बनाई थी और वह नियुक्ति के बारे में परामर्श करती थी। लेकिन उसको 99वें संविधान संशोधन को 2000 ये नवंबर 14 के आसपास, मतलब 15 के आसपास इसको कैंसिल रद्द कर दिया गया और वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह कॉलेजियम पद्धति से ही होती है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि जो इससे पहले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन किया गया था न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में परामर्श के लिए, तो उसको वापस खुद सर्वोच्च न्यायालय ने ही रद्द कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में यही होता है, लेकिन अब फिर भी प्रश्न आ जाए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है क्या, तो वो अभी समझ लीजिए। क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में थोड़ा प्रश्न ये पूछा जाता है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा जब प्रश्न आए तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि वर्तमान में कॉलेजियम पद्धति है जिसके द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रक्रिया है वो की जाती है। लेकिन क्या हुआ था कि आपको ध्यान रखना है कि 99वां संशोधन हुआ, ठीक है ना, संविधान में 2014 को। तो उसने क्या कर दिया, उसने कहा कि एक नई व्यवस्था होगी जो कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर काम करेगी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में और सलाह देगी राष्ट्रपति को। और उस संस्था का नाम था, आप ध्यान रखना है कि NJAC, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो किसका स्थान लेगी, कॉलेजियम पद्धति का। और इसके अंदर 6 सदस्य होते थे, जो 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे, 2 राष्ट्रपति की नज़रों में कोई कानून विज्ञ, और इसी तरह से जो 2 है वह केंद्रीय मंत्री होते थे। तो 6 जो सदस्य होते थे, एक वरिष्ठ न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश। तो ये 6 सदस्य हैं, वह मिलकर राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की एक व्यवस्था होती थी, जो क्या करते थे, कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में परामर्श देते थे। लेकिन इसको जो 2014 में 99 संशोधन हुआ उसको कैंसिल कर दिया। क्यों? तो देखो, ये किसका काम करता था, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में यह आयोग गठित किया गया था, और जो कॉलेजियम पद्धति के स्थान पे काम करने वाला था। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, ये मानते हुए कि इसके द्वारा न्यायाधीश की स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि संसद है इसमें अपनी टांग अड़ाएगी, यानी कह सकते हैं बीच में घुसेगी। तो इसलिए व्यवस्था कर दिया गया कि राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग है वह न्यायाधीशों की स्वतंत्रता का हनन करता है, इसलिए इसको इस 99वें संविधान संशोधन को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और ये केस का फैसला दिया था उन्होंने 4th जजेस केस के अंतर्गत, और इसके तहत 2015 को इसको अवैध घोषित कर दिया गया और पुनः कॉलेजियम पद्धति के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में निर्णय किया जाता है। ये प्रश्न आए तो ध्यान रखना है, वर्तमान में 2015 के बाद से वापस कॉलेजियम पद्धति के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो प्रभावी रूप से कार्य किया जाता है इस पर। तो ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, इसलिए मैंने थोड़ा आपको अच्छे से समझा दिया है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में व्यवस्था कैसे है। इससे पहले NJAC, ठीक है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो काउंसिलिंग थी, उसकी जगह पे अब वापस कॉलेजियम पद्धति के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब आगे पढ़े तो इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो अब हम देखते हैं कि न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या है, अर्हता क्या होनी चाहिए, न्यायाधीश कोई होता है तो उसके बारे में देखिए। क्योंकि ये प्रश्न आता रहता है कि न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे योग्यता के बाद हम देखेंगे कि इनको शपथ कौन दिलाता है, और शपथ के बाद इनके वेतन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? वेतन के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें योग्यता, न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले योग्यता तो आपको पता ही है कि वो क्या होना चाहिए। पहली कंडीशन, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, ये पता है ना, वह भारत का नागरिक हो। तो ये चीज़ तो यहाँ पे हो गई ईजी वाली, क्योंकि ये तो सबको पता है कि पहली योग्यता यही होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो दूसरी कंडीशन ये है जो आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, कि कम से कम, यहाँ पे ध्यान रखिए, सिंपल सा मैं समझा देता हूँ, कम से
कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। क्या रह चुका हो? मुख्य न्यायाधीश। समझ में आ रहा है ना? ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब मुख्य न्यायाधीश की जगह अगर वो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो आप ध्यान रखना है हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो। ये एक जरूरी ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कम से कम हाई कोर्ट में, अब किसी भी, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक पॉइंट है ध्यान रखना, किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी कंडीशन, तीसरा जो कंडीशन है वह है कि किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक, मतलब ये अगर कंडीशन नहीं है तो या के तौर पे, यानी दूसरी कंडीशन, कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट का, किसी भी न्यायालय का कह सकते हैं कि वह वकील रहा हुआ हो। 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम किया हो। समझ में आ रहा है ना जो बता रहा हूं यहाँ पे? दूसरी कंडीशन ये है कि हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम किया हो। ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी वह मुख्य न्यायाधीश, मतलब कह सके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। समझ में आ रहा है? और तीसरा कंडीशन है, चौथी कंडीशन, कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून विज्ञ या कानून में पारंगत, तो ये कंडीशन है। वह अगर किसी न्यायाधीश के पास ये योग्यता है तो वो क्या होगा? न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का। पहली, वह भारत का नागरिक, तो ये तो सब में हो जाता, कितना भी व्यवस्थी के पद हम बात करें। दूसरा है कम से कम 5 वर्ष वह सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात करें, किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो। हाई कोर्ट, फिर तीसरी कंडीशन है कि हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वो वकील का काम किया हो। और चौथी है राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून विज्ञ यानी पारंगत हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अब शपथ कौन दिलाएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो शपथ के बारे में आपको ध्यान रखना कि इनको शपथ दिलाने का कार्य है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति है वो शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? शपथ दिलाने का काम आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति, ठीक है ना। ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब वेतन कितना है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वेतन का निर्धारण तो संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा का? संसद द्वारा। और इसको वेतन दिया किससे जाएगा? वेतन, ध्यान रखना, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। कहाँ से? भारत की संचित निधि से। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, संचित निधि से वेतन भत्ते वगैरह सब दिए जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो जज होते हैं उसका वेतन कितना है, तो ध्यान रखना 2,80,000 रुपये पर मंथ, पर महीने, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को 2,80,000 पर महीना पेमेंट, सैलरी है, वेतन है, वो दिया जाता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को, अन्य जो जज होते हैं उसको 2,50,000 हैं वह प्रति मंथ रुपये है वो उनको वेतन के रूप में दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। बाकी वेतन भत्ते वगैरह जो भी है तो वे संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, लेकिन उनको संचित निधि से, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं समय समय पर। और वेतन भत्तों के बारे में ये होता है कि उनको अपने निवास के लिए भत्ता मिलेगा, कहीं भी यात्रा वगैरह जाए उसका भत्ता मिलेगा, कुछ मात्रा में पेट्रोल भी मिलेगा, और स्टाफ गाड़ी है वो उनको मिलती है। तो ये तो भत्ते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्यकाल और निष्कासन। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देखें कार्यकाल और निष्कासन के बारे में कि भाई न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है और उनको निष्कासन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। बुझे? तो अभी कार्यकाल को देख लीजिए कि जो मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वह कब तक अपने पद पर कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना
65 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। यानी 65 वर्ष के बाद जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त। क्या होते हैं, सेवानिवृत्त। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 65 वर्ष के बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखना कि अगर त्याग पत्र देना हो उनको, निष्कासन की बात करें तो इससे पहले अगर वे त्याग पत्र देना है तो मुख्य न्यायाधीश जो है वह त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। किसको देगा, राष्ट्रपति को, या अन्य जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वो भी राष्ट्रपति को देंगे, ये ध्यान रखना। अब निष्कासन के लिए उसको निष्कासन, एक तो खुद त्याग पत्र देता है, इसके अलावा 2 कंडीशन पे वो उसको निष्कासित किया जा सकता है। पहली तो है अक्षमता। पहले क्या होगी, अक्षमता के आधार पर, यानी वह उस कार्य को करने की सक्षम नहीं है, ठीक है ना। इस आधार पे या तो उसके पद से हटाया जा सकता है, या दूसरा हम ये कहें कि उसने है वो योग्यता अकॉर्डिंग टू काम नहीं कर रहा है। तो ये 2 कंडीशन हो सकती है। अक्षमता हम ये कहेंगे पहली पॉइंट तो कि वह अक्षम है इस कार्य को करने में, ठीक है ना। और दूसरा जो हम कहें कि कोई अपराध कर ले या कोई अक्षमता के बाद ऐसा कोई जो पॉइंट है जिसके आधार पर हम कहें कि वह दोषी है, ठीक है ना, या अयोग्य है। इन दोनों के आधार पे उसको पद से हटाया जाता है। और हटाने के लिए हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद में होती है। कहाँ होती है, संसद में। संसद में हटाया जाता, कहाँ से हटाया जाएगा, संसद से। और संसद में हटाने के लिए ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया भी कहते हैं। और इसके द्वारा ये हटाया जाता है न्यायाधीशों को, ठीक है ना। और संसद में दोनों सदनों द्वारा, ये ध्यान रखना है, दोनों सदनों द्वारा बहुमत व उपस्थित एवं मतदान में जो भाग ले रहे हैं उसका 2/3 मत से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो पारित होने के बाद उसको राष्ट्रपति के साइन के बाद वो अपने पद से हटाया जाता है, लेकिन उससे पहले उसको सूचना दी जाती है। तो इस तरह से उनको निष्कासन यानी पद से हटाया भी जा सकता है। तो हटाने की प्रक्रिया बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अब ये तो हमने समझ लिया तक। इसका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में, और कुछ उसकी न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो वो महत्वपूर्ण जो रहेगी पॉइंट वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।